नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनिल कुमार। प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ आधुनिक भारत का इतिहास डिस्कस कर रहा था और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने रीजनल स्टेट्स को देखा और आप देख सकते हैं कि पुर्तगाली शक्तियों को उनको सभी को देख लिया था। आज हम इस टॉपिक पर यहाँ देख सकते हैं आप किसान आंदोलन देखने वाले हैं, यानी कि फार्मर रिवॉल्ट या फार्मर मूवमेंट जो भारत में हुए उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे किसान आंदोलन के क्या कॉज रहे, उनका स्वरूप पदार्थ नेचर या फॉर्म कैसा रहा, और फिर प्रमुख आंदोलन के बारे में हम देखने वाले हैं। किसान आंदोलन। दोस्तों, किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो मैंने इसको दो भागों में इसके कारण देखेंगे। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में इसके क्या कारण रहे हैं और फिर 20वीं शताब्दी में इसके क्या कारण रहे हैं। तो 19वीं शताब्दी में देख सकते हैं पहला कारण आप, तो 19वीं शताब्दी में पहला जो मेन कारण था दोस्तों, ये इसलिए हुए क्योंकि जो ब्रिटिश राजस्व पॉलिसी थी, रिवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव थी। जैसे बिचौलियों का उपस्थिति होना, जमींदारों का शोषण, जमींदारों द्वारा मतलब जो शोषण होता था, महाजनी प्रथा, ठीक है, इससे महाजनों से किसान क्या लेते थे, बहुत बड़े ऊंचे पर दर पर लोन लेते थे, है ना। ये सारी चीज़ें, अत्यधिक लगान का होना, ये थे। तो ये पहला कारण हो गया। उसके बाद आप दूसरा कारण देख सकते हैं, कंपनी अपने जमींदारी अधिकारों से, मतलब जो किसान थे उनको अपने जमींदारी अधिकारों से वंचित किया गया था और किसान ऋणग्रस्त हो गए थे, यानी कुल मिला के ऋण जाल में फंसे हुए थे। तीसरी बात देखेंगे तो दोस्तों, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, नकदी फसलों पर फोकस किया गया। जैसे मान लो इंडिगो हो गया और आपका कॉटन हो गया। तो इससे किसानों को थोड़ा बहुत लाभ तो हुआ, लेकिन प्यार दोस्त उतना ही उसी रेशियो में लैंड रेवेन्यू भी बढ़ा दिया गया। अब मान लो किसी बार फसल खराब होगी तो दोस्तों लैंड रेवेन्यू बढ़ा हुआ उसको वो पे नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है, नकदी फसलों के उत्पादन से जो खाद्यान्न फसल है वो कम होने लगेंगी, अकाल जैसी भुखमरी जैसी स्थिति आएगी। तो आप देख सकते हैं अकाल जैसी भुखमरी जैसी स्थिति आ जाएगी। चौथी बात है दोस्तों, हस्त नीतियों से, यानी कि ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उससे भारत में हस्तशिल्प उद्योग का भी अंत हो गया। हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो भी उसका अंत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भारत से ये कच्चा माल लेके जा रहे हैं, ठीक है, और तैयार माल जैसे मान लो कॉटन लेके जा रहे हैं, जींस बना कर ला रहे हैं, है ना। इंडिगो जो नील है उससे कलर करके ला रहे हैं, तो भारत में बेच रहे हैं। तो दोस्तों, जो भारत में हैंडीक्राफ्ट होता था, हाथ से बनाए हुए जो कपड़े या कोई भी चीज थी, वो ब्रिटिशर्स की तुलना में वो महंगी थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स तो मशीन से बनाते थे और यहाँ पर लाकर बेचते थे, तो वो सस्ती होती थी, तो कंपटीशन नहीं कर पाती थी। दूसरी बात ये हुआ कि भारत में रेलवे के विकास से क्या हुआ, भारत के कोने कोने में क्या चली गई, आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश वस्तुएं पहुंच गई। तो इससे भी जो हमारा हस्तशिल्प उद्योग था वो पतन हो गया। तो एक ये था। इससे क्या हुआ, जो हस्तशिल्प में लगे हुए लोग थे वो कृषि पर काम करने लगे। मान लो एक घर में 5 लोग थे, जिनमें से 3 कृषि में थे, 2 हैंडीक्राफ्ट करते थे। तो प्यारे दोस्त, अब 5 के 5 ही क्या करने लगे, वो आपका एग्रीकल्चर पे दबाव बढ़ेगा, ठीक है, तो अकाल की स्थिति आएगी। ये 19वीं शताब्दी में कारण हुए। पांचवा और भी हुआ। पांचवा कारण क्या हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में आप देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सॉरी प्रथम विश्व युद्ध में देख सकते हैं आप, बड़ी मात्रा में यहाँ से भारत की खाद्यान्न वस्तुओं को निर्यात किया गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत को जबरदस्ती शामिल कर दिया गया, ठीक है, शामिल किया गया। तो जो सैनिक लड़ रहे थे उनके लिए खाद्य सामग्री पहुंचाएगी, भारत में खाद्यान्न वस्तुएं कम बची, और खाद्यान्न वस्तुएं कम बची, इसकी वजह से क्या हो गया, भारत में खाद्यान्न क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो आपका इन्फ्लेशन आ गया, एक प्रकार से अधिक मूल्य, ज़्यादा मूल्य बढ़ गया। तो एक ये भी कारण रहा, ठीक है। तो ये रहा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका 20वीं शताब्दी में है। 19वीं शताब्दी में कारण मैंने बताया, तो आप इसको देख सकते हैं, ये 20वीं शताब्दी में कारण था पहला। क्योंकि उन भाई आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार तो 1914 से 18 के बीच हुआ, तो एक तो ये कारण रहा। 20वीं शताब्दी में और क्या कारण रहा, तो दोस्तों 20वीं शताब्दी में जो अलग, क्योंकि 19वीं शताब्दी में वो कारण तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन प्यारे दोस्त दो ये अदर कारण जुड़ जाएंगे। हुआ क्या, आप देखेंगे 1917 में रूसी साम्यवादी क्रांति होती है, रशियन कम्युनिस्ट जो रिवॉल्यूशन हुआ,
और भारत के किसानों को दोस्तों इससे संघर्ष यानी कि एकजुट होने की जो है ना प्रेरणा मिली। किसान एकजुट हो गए। इसके परिणाम स्वरूप भारत में बहुत सारे किसान संगठन बनाए गए, साम्यवादी संगठन बनाए गए, है ना। किसान ऑर्गेनाइज कर दिए कुल मिला के रशियन रिवॉल्यूशन में। तो एक ये रहा, तो ये भी एक कारण था। ठीक है, किसान कुल मिला के अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो गए। चलिए, ये रहा। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का परिदृश्य दिखाया। उसके बाद और क्या रहा प्यारे दोस्तों, गांधी जी के भारत में आगमन से जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। हुआ ही नहीं हुआ, मैंने बताया। गांधी जी 1915 में अफ्रीका से भारत आते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं, है ना, इस दिन को। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या हुआ, भारत गांधी जी के भारत आगमन से क्या होता है कि जो आपका मूवमेंट चल रहा था, नेशनल मूवमेंट, वो एक मास मूवमेंट बन चुका है। सभी लोग उसमें शामिल हो गए, तो किसान भी इसमें शामिल हो गए। ठीक है, और किसानों की मांग अब प्रमुखता से प्रियोरिटी बेसिस पर उठाई जाने लगी, है ना, रेज की जाने लगी डिमांड। तो आप देख सकते हैं एक ये कारण रहा। ठीक है, अगला देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार। और दोस्तों देखो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद देखेंगे कि आर्थिक मंदी आ गया, महान आर्थिक मंदी अमेरिका से स्टार्ट हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से मूल्यों में वृद्धि होती है। फिर से वही आम जनता गरीब क्या होती है, आम जनता या गरीब पर इसका प्रभाव पड़ता है। किसान मजदूर जो थे या जनजाति लोग थे, इन पर आप देख सकते हैं कि इनकी क्रय शक्ति बहुत कम थी। ठीक है, और प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो फिर से इसका क्या होता है, किसानों के बीच कुल मिला के कह सकते हैं कि असंतोष को बढ़ा दिया और संघर्ष को जन्म दिया। तो ये कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार का इमेज दे रखा है। डिप्रेशन देख सकते हैं, ग्रेट डिप्रेशन उसका दिया हुआ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि किसान आंदोलन का जो नेचर रहा है वो कैसा था। तो प्यारे दोस्तों, ये भी हमने दो वर्गों में बांट लिया है। 19वीं शताब्दी में क्या नेचर हुआ करता था और 20वीं शताब्दी में इनका क्या नेचर रहा। ठीक है, तो देख सकते हैं 19वीं शताब्दी में जो किसान विद्रोह हुए वो दोस्तों स्थानीय स्तर पर थे, लोकल यानी ग्रामीण स्तर पर हुआ करते थे। जबकि आप देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में ये आपका इनका स्वरूप वाइड हो गया, यानी कि नेशनल स्तर पर लड़ने जाने लगे। उसके बाद देखेंगे, अगर हम 19वीं शताब्दी में कारण देखें तो दोस्तों उस टाइम के जितने भी किसान विद्रोह हुए वो आप देखेंगे कि स्थानीय समस्याओं से या फिर कह सकते हैं कि तात्कालिक समस्याओं से जुड़े हुए थे, है ना। इस तरफ देखेंगे और देख लीजिए, इस तरफ शोषण शोषण के लिए दोस्तों जिम्मेदार ये भारतीय जमींदार या शासक वर्ग को मानते थे। यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य को शोषणकारी जो स्वरूप था उसको ये समझ ही नहीं पाए। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो जमींदार था उसको ये अपना रियल शोषक मानते थे कि हमारा शोषण करता तो केवल जमींदार या भारतीय शासक वर्ग है। लेकिन रियल में जो शोषण करता था, वास्तविक शोषण करता जिसको बोलते हैं रियल एक्सप्लॉइटेटर, उसको तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी देते हैं। एक उसमें कहते हैं कि हम सिर्फ महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं। रैयत मतलब किसान, है ना। तो यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के शोषणकारी स्वरूप को तो ये समझ ही नहीं पाए, नेचर को विफल रहे। उसमें लिखा हुआ ना, दे आर फेल्ड टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, है ना। तो इस साइड में आप ये देख सकते हैं। अतः इस टाइम पर अगर हम 19वीं शताब्दी में बात करें तो किसानों की कोई एक विशेष स्पष्ट विचारधारा नहीं थी, स्पष्ट विचारधारा, नो आइडियोलॉजी। नेतृत्वकर्ता भी इनके लोकल स्तर के थे, जो लीडर थे, और मुद्दे भी इनके लोकल हुआ करते थे, छोटे छोटे मुद्दे हुआ करते थे। मसीहावादी और हिंसक स्वरूप से ये प्रभावित थे। प्यारे दोस्तों, ये ज़्यादातर भरोसा करते थे लड़ाई में। ठीक है, हिंसक मूवमेंट होता था, वायलेंट पर ये भरोसा करते थे। और मसीहावादी स्वरूप था इनका, यानी कि अपने आप को कई बार ये भगवान का, ईश्वर का अवतार बताते हैं। ठीक है, तो मसीहावादी स्वरूप था। जैसे मान लो कि बिरसा मुंडा और भी कई बार कैसे ऐसे नेतृत्व यहाँ पर मिलते हैं कि भाई बोलते हैं कि अगर मेरी तलवार बाहर निकल जाए, हैं, तो मैं केवल तलवार की चमक से ही पूरे हजारों ब्रिटिशर्स की मृत्यु हो जाएगी। तो ये मसीहावादी स्वरूप, अपने आप को मसीहा के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये 19वीं शताब्दी में किसान आंदोलन जो थे उनका स्वरूप है। इस तरफ देखेंगे तो मैंने बताया अभी 20वीं शताब्दी में एक तो नेशन वाइड होंगे। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के वास्तविक स्वरूप को समझ जाएंगे,
समझेंगे नहीं समझेंगे? ठीक है, इन्होंने अपना रियल एक्सप्लॉइटेटर जो है उसको ही क्या किया, पहचान लिया है। ठीक है, अब जो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ करती थी, किसानों की केवल और केवल आर्थिक मांगे होती थी, इकोनॉमिक डिमांड्स। लेकिन प्यारे दोस्त, अब ये साथ में राजनीतिक मांगे भी करने लगे किसान 20वीं शताब्दी में आके। जैसे मान लो राजनीतिक मांगे, जैसे मान लो कि आप रिहाई की मांग करने लगे। किसकी रिहाई? तो राजनीतिक जो कैदी थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनको रिहा किया जाए। भारत की आज़ादी की मांग करने लगे, आंदोलन से जुड़ गए। तो ये एक नया चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। और इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप देखेंगे कि ये अब समाजवादी विचारधारा से जुड़ जाते हैं। किसमें? 20वीं शताब्दी में आके समाजवादी विचारधारा। ठीक है, आप देखेंगे कि नेतृत्व जो अब पहले केवल लोकल स्तर पर होता था, अब वो प्रांतीय स्तर पर होने लगा, राज्य स्तर पर या फिर राष्ट्र स्तर पर नेता मिलने लगे। आधुनिक राजनीतिक पद्धति भी अब ये सीख गए हैं, जैसे धरना प्रदर्शन करना, जेल भरो आंदोलन है, ये आधुनिक पद्धति है। उसके बाद एक और देखेंगे, सामाजिक विचारधारा समाजवादी विचारधारा से जुड़ के क्या हुआ दोस्तों, अनेक किसान संगठन बनाए गए। जैसे मान लो अवध किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। तो इससे क्या हुआ, किसान जो आंदोलन था वो और ज़्यादा मजबूत हो गया, है ना? तो ये हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम जो देखने वाले हैं, तो हमने देखा किसान आंदोलन के कारण 19वीं शताब्दी में क्या रहे, 20वीं शताब्दी में क्या रहे, ये देखा हमने। और फिर इसका नेचर 19वीं शताब्दी में कैसा रहा और 20वीं शताब्दी में कैसा नेचर रहा, इस पर हमने बात किया। प्यारे दोस्तों, अभी हम जो देखने वाले हैं वो है प्रमुख किसान आंदोलन या फिर किसान विद्रोह, मेजर फार्मर रिवोल्ट एंड मूवमेंट। वो जो रहे इनके बारे में बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, पहला जो रहा वो है, आप देख सकते हैं, पहला है जो आंदोलन, महत्वपूर्ण आंदोलन है, वो है पागलपंथी विद्रोह। इसको बोलते हैं पागलपंथी। ठीक है, मैजिशियन नहीं होगा, पागलपंथी रिवेलियन ही कहेंगे। ठीक है, तो ये आप इसको जो है कह सकते हैं कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, या है ना, टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, ये पागलपंथी विद्रोह को पागलपंथी रिबेलियन या रिवोल्ट कहेंगे। कब हुआ है? 1800, देख सकते हैं इसका क्या रहा है, 1825 से 35 तक चला। ठीक है, ये मेनन सिंह जिला है, मेनन सिंह लिखा हुआ है। ठीक है, मेनन सिंह जिला कहाँ पर हुआ था, तो एरिया कहाँ पर है, बंगाल में हुआ। नेतृत्व कौन कर रहा है दोस्तों? इसको लीड कर रहा था करम शाह और उसका पुत्र था टीपू मीर। ठीक है जी। किसके खिलाफ है? तो ये जमींदारों के शोषण के खिलाफ है। हारजोंग और गारो जनजाति इसमें दोस्तों शामिल थी। ये अर्ध धार्मिक प्रकृति का था। ठीक है, आधा मतलब एक ये नॉर्मल था, किसान आंदोलन था, लेकिन ये बाद में धार्मिक स्वरूप भी एडॉप्ट कर लेता है, यानी कि सेमी रिलीजियस नेचर का था ये। तो इसकी एक खास बात है। तो दोस्तों, ये जितने भी आप आंदोलन पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले ये कब हुआ है, कई बार क्या है कि क्रोनोलॉजी दे देगा। यूपीएससी क्या करेगा, या फिर मान लो हरियाणा पीसीएस है या यूपी पीसीएस या आरओ में क्या करेगा कि आपको चार अ, आप देख सकते हैं जो किसान आंदोलन या जनजातीय आंदोलनों का क्रोनोलॉजी देगा। फिर बोलेगा कि पहले से लेके लास्ट तक इनका क्रोनोलॉजी लगा दो, क्रम लगा दो, है ना। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो कब हुआ, कहाँ पर हुआ, लीड कौन कर रहा है, और कारण क्या है। और एक बात कि भाई इसमें कोई अगर इसकी कोई विशेष बात हो, जैसे मैंने बताया अर्ध न्यायिक प्रकृति, सॉरी अर्ध धार्मिक प्रकृति का था, तो ये एक यूनिक विशेषता रही। ऐसी चीजें, ये बस 4-5 बातें हैं, ये याद रहनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए हम आगे देखते हैं। फराजी मूवमेंट, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों, जो दूसरा मूवमेंट है वो है फराजी मूवमेंट। ठीक है, कहाँ पर हुआ देख सकते हैं। तो पहले तो इसका डेट कब रहा है, तो आप देख सकते हैं 1838 से ये 57 तक चला। इसको नेतृत्व कौन कर रहा है, यानी लीड कौन कर रहा है, तो देखेंगे सरियतुल्लाह है और दूदू मीर है इसका पुत्र। ठीक है, पुल नहीं, पुत्र। ठीक है, और इनका मानना क्या है कि पूरी सारी की सारी समस्त भूमि ईश्वर की क्या है, देन है ना, और इस पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। यानी कि ये बिलीव क्या करते हैं, ऑल लैंड बिलोंग्स टू गॉड, सो एवरीवन हैज इक्वल राइट ऑन इट। इस वजह से सभी को क्या है, समान अधिकार होने चाहिए इस पर, है ना। इनका ये मानना है।
अच्छा, आंदोलन भू-राजस्व प्रणाली के विरुद्ध हुआ है, तो जो भू-राजस्व प्रणाली का मतलब लगान ज़्यादा था, एक्सेसिव कह सकते हैं आप लैंड रेवेन्यू, है ना? तो उसका कारण था। एक ये कारण रहा है। चलिए, ये मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, जो तीसरा आप जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इंडिगो या नील रिवोल्ट या नील रिबेलियन के नाम से इसको जाना जाता है। नील विद्रोह मैंने बताया, एक पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना? कब से कब तक हुआ, क्योंकि इसकी डेट भी कई बार स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में डायरेक्ट सीधा पूछ लिया जाता है, आरओ के एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। तो नील विद्रोह दोस्तों, पहली बात तो 1859-60 में हुआ था। कहाँ पर हुआ है? पश्चिम बंगाल में। इसको मतलब आप देखेंगे कि ये नदिया जिले में हुआ था। नदिया जिले से जो विष्णु विश्वास है और इन ठीक है, विष्णु विश्वास और एक दिगंबर विश्वास इसको लीड कर रहे थे। कौन कर रहे हैं? तो दो लोग हैं दोस्तों, पुत्र नहीं है तो इसको हटा दीजिएगा। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास इसको लीड कर रहे थे, इसको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। किसानों को का दोस्तों ये प्रथम संगठित आंदोलन था। या फिर आपसे ये पूछ ले कि 1857 के बाद भारत में प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था, तो नील विद्रोह था। आखिर ये क्यों था? क्या इसका रीजन है नील विद्रोह का? तो प्यारे दोस्तों, जो जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, क्यों कराई जाती थी? क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है और औद्योगिक क्रांति के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर कुल मिला के इंडस्ट्री बनाई जा चुकी हैं, तो कच्चे माल की ज़रूरत है। और कच्चे माल मैंने बताया कि कॉटन, कॉटन से जींस बनाएंगे और भी चीज़ें बनाएंगे। उनको उनको कलर करने के लिए नील की ज़रूरत थी। तो प्यारे दोस्तों, जबरदस्ती नील की खेती कराया जाना भारत में नील विद्रोह का मेन का मतलब क्या था, तो कारण आप कह सकते हैं इसका रीजन है। चलिए, इंडिगो के बारे में बात करेंगे। ये इंडिगो की फैक्ट्री है, देख सकते हैं कैसे इसको दिखाया गया है। इंडिगो की फैक्ट्री होती थी, नील बनने की प्रक्रिया इसमें दिखाया हुआ। तो इसका मैंने आपको कारण क्या बताया? अभी देखो, यूरोपीय बाजार में क्या हुआ था, मांग, यूरोपीय बाजार की मांग मांग थी, जो डिमांड थी वो बढ़ गई थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, ठेकेदारों द्वारा किसानों से जबरन नील की खेती हुआ की। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जो किसानों के पास 10 बीघा जमीन थी मान लीजिए, तो उस पे आधे पे मान लो कि भाई वो इंडिगो की खेती कर रहे हैं। जहां जहां पर इंडिगो की खेती करेंगे प्यारे दोस्त, उस जमीन की फर्टिलिटी को खत्म कर देता था इंडिगो। तो प्यारे दोस्त, इससे क्या होगा कि खाद्यान्न वस्तुएं कम उत्पादन होंगी, है ना? तो क्या आएगा, अकाल, भुखमरी जैसी चीजें आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं परिणाम क्या हुआ, सफल। उपजाऊ जमीन थी, ठीक है, परिणाम क्या हुआ, सफल। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी बात ध्यान रखना। ये सफल रहा था आंदोलन, है ना, नील की खेती। आप देख सकते हैं, तो क्यों, किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इंटेलेक्चुअल क्लास ने, बंगाल के ने इसमें महत्वपूर्ण पार्टिसिपेट किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कई बार पूछता है कि भाई नील जो दर्पण है, नील आंदोलन का व्याख्या या उल्लेख नील दर्पण में किसके द्वारा किया गया? तो नील दर्पण दोस्तों एक तो बुक है किसकी, तो याद रखना, दीनबंधु मित्रा। यहाँ पर देख सकते हैं नील दर्पण, है ना। इसमें नील विद्रोह की व्याख्या की गई, नील विद्रोह का मतलब चर्चा की गई है दीनबंधु मित्रा द्वारा। एक और है दोस्तों, हिंदू पैट्रियट, देख सकते हैं हिंदू पैट्रियट, ये भी एक क्या है, बुक है, जिसको लिखा है हरीश चंद्र मुखर्जी ने। ठीक है, इसमें भी नील विद्रोह की चर्चा की गई है। तो दोनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नील दर्पण में नील विद्रोह की चर्चा की गई है। इस बुक को किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र। फिर हिंदू पैट्रियट में नील विद्रोह की चर्चा की गई है, किसने लिखा है, किसका है ये? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो दोनों ही बातें आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों। चलिए, लॉर्ड कैनिंग, यहाँ पर उसके बाद आप देखेंगे अगला इसका आगे चीजें हैं, व्यापकता को। ये जो आंदोलन था प्यारे दोस्तों, ये बहुत बड़े स्तर पर फैल गया था। इसका बहुत बड़े स्तर पर, यानी कि ये फैल गया और इसका किसानों ने पार्टिसिपेट किया बड़े स्तर पर। तो इसकी व्यापकता को देखते हुए, कॉम्प्रहेंसिवनेस को देखते हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था। ठीक है, बंगाल के एक सचिव से, जिनका नाम है सीतनकर, सीतनकर नहीं, सीतनकर, सीतनकर जो थे, वो उनकी अध्यक्षता में नील आयोग बनाया, इंडिगो कमीशन बोल सकते हैं या नील कमीशन, ठीक है, बनाया था। और इसने क्या किया था, नील विद्रोह के संदर्भ में दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने बोला था, लॉर्ड कैनिंग का कथन है, कई बार याद रखना है कि जितनी, देख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग का कथन क्या है, जितनी
चिंता मुझे 1857 के विद्रोह के संदर्भ में थी, उतनी ही चिंता मुझे इस विद्रोह के संदर्भ में भी थी, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही 1857 की क्रांति के समय में गवर्नर जनरल और फिर वायसराय भी थे, है ना। तो वो बोलते हैं कि जितनी चिंता मुझे 1857 के विद्रोह की थी जब वो हुआ, उतनी ही चिंता इसकी थी, क्योंकि ये बड़े स्तर पर ये फैल गया था। हालांकि ये सफल रहा, ठीक है। तो जबरन खेती जो होती थी उसको बंद किया गया, अब देख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये हमने देखा किसान आंदोलनों को। सबसे पहले हमने देखा उसके क्या कारण हैं, 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी, उसका स्वरूप नेचर कहता है 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके क्या बन सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे। फिर हम देख रहे थे मेजर पीजेंट मूवमेंट। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा। अगले वीडियो में अन्य जो किसान आंदोलन हुए हैं उनको सभी को हम देखने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों।